देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों को काम करना है लेकिन काम मिल नहीं रहा है, और काम नहीं मिल रहा है तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, और पैसे नहीं कमा पाएंगे तो अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा आया है, पॉवर्टी। कुछ लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट। देश में चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, और इससे बहुत इफेक्ट होता है गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर। इन्फ्लेशन, ये सारे जो प्रॉब्लम है, कई बार रिसेशन, मंदी, जैसे कि आज के समय में, और अभी ये जो पीरियड चल रहा है उसके बाद तो ज़बरदस्त मंदी के आसार है। कोई बोल नहीं सकता इकोनॉमिक्स में कि कब रिसेशन आएगा, कब इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन सारे इकोनॉमिक्स का अनुमान ये है कि अभी रिसेशन। तो ये जो रिसेशन है, ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये सारे पैसे से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं। और पैसे से जुड़े हुए प्रॉब्लम, पैसा है अर्थ, तो अर्थ से जुड़े हुए प्रॉब्लम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्या। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा अर्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के कौन से तरीके। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के, अब शास्त्र के द्वारा, पर यहाँ पर तो हम शास्त्र के द्वारा, क्योंकि इंसान बुद्धि आ गई, हमारे हम में विवेक आ गया, तो इसीलिए एक शास्त्र बना है कि जिसमें हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे, जानने के बाद उसको समझेंगे। देखो दोस्तों, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले उसको जानना पड़ता है। आपका कोई दोस्त आपके पास रोता रोता आए, पहला ही सवाल क्या करोगे आप उनसे, क्या हुआ, पहले आप जानोगे। अगर मान लो कि उसने आपको ऐसा बोला कि पापा ने चाटा मारा, तो दूसरा सवाल आपका क्या होगा, क्यों मारा। क्योंकि आपको समझना है कि गलती किसकी है, और एक बार आपको पता चल जाए कि भाई गलती किसकी है, जैसे आपके फ्रेंड्स की गलती है, तो आप उसको समझाओगे। एक आपको पता चल गया कि भाई ये रीज़न से उसको चाटा मारा है पापा ने, तो तीसरा आप क्या कर पाओगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, अपने फ्रेंड को है ना थोड़ा एंथुजियास्ट कर पाओगे कि ये तेरे पापा तो अच्छे हैं कि एक चाटे में कब ख़त्म कर दिया, अगर मेरे पापा होते तो पता नहीं मुझे कितना मारते। तो दोस्त आपका खुश हो जाएगा। अब समझो दोस्तों, इस एग्जाम्पल में आप समझो, आपने पहले प्रॉब्लम को जाना, दूसरा आपने प्रॉब्लम को समझा, और तीसरा आपने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जब तक आप प्रॉब्लम को जानोगे नहीं, जब तक आप प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, और जब तक आप प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अर्थशास्त्र हम इसलिए पढ़ते हैं दोस्तों, ताकि सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सबसे पहले जान सके कि गरीबी है क्या, दूसरा गरीबी क्यों है, और तीसरा गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि सर बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, मज़ा नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप अगर पूरे दिन में सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो तो वो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र। आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो ना, वो भी दोस्तों अर्थशास्त्र का ही एक हिस्सा है, क्योंकि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। आप सोचो पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अल्टीमेट गोल क्या है, पैसे। अच्छा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या तो कहीं पर कोई अच्छी जॉब करनी है। तो डेली लाइफ में आप जितना भी आपको घर से पैसे लेकर कहीं पर भेजते हैं कि भाई ये चीज़ें लेके आओ, तो क्या ये कौन सी एक्टिविटी की आपने, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। आपके पापा हर रोज सुबह जाते फैक्ट्री में या कहीं खुद का बिजनेस है वहाँ पर जाते, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा कोई सब्जेक्ट, कोई प्रैक्टिकल है, अगर किसी सब्जेक्ट का हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पर मैं किसी भी सब्जेक्ट को मैं नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप समझो, ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के माइंड में ये मेंटालिटी होती है कि अकाउंट मेन सब्जेक्ट है। मोड़ा सब्जेक्ट मेन है, अकाउंट सब्जेक्ट, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ अकाउंट सब्जेक्ट, अकाउंट स्टेट मैं भी पढ़ा हुआ, लेकिन मेंटालिटी कुछ जो है वो गलत है हमारे दिमाग में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, अकाउंट हमें हिसाब करना सिखाता है, जो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अकाउंट जो है ना वो आपको हिसाब करना सिखाता है, प्रॉफिट कैसे कमाना ना,
प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम करने, कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, ये सब कुछ आपको समझना कहाँ पर है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम करें, प्रोडक्शन कितना करना है, किस लेवल पर करना है, ये सब कुछ आपको समझाएगा इकोनॉमिक्स। तो मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस सेम है, क्योंकि आपको प्रॉफिट करना सिखाता कौन है। एक बात बताओ दोस्तों, अगर आपकी कंपनी है, अगर वो प्रॉफिट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप खुश रह पाओगे कि कोई बात नहीं, हम अकाउंट तो लिख रहे हैं, हम हिसाब तो लिख रहे हैं? नहीं दोस्तों, मेन मोटिव क्या होता है किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी एंटरप्रेन्योर का? प्रॉफिट कमाना। तो ये जो प्रॉफिट कमाना है वो कैसे कमाओगे आप? वो कौन सिखाएगा आपको प्रॉफिट कमाना? कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचना है, ये सिखाता है इकोनॉमिक्स। इसलिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। कुछ गलत मेंटालिटी है, इसलिए मैंने ये बात आपसे शेयर की। चलो जाने दो इस बात को, पर अर्थशास्त्र का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अर्थ का मतलब हमारे जीवन में जीवन निर्वाह चलाने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उसके लिए जो हमें देना पड़ता है वो अर्थ। और शास्त्र का मतलब ये है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गाइडलाइंस, प्रॉब्लम को समझने के लिए, प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम समझने के लिए, और प्रॉब्लम कैसे दूर किया जा सकता है वो शास्त्र समझाता है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये जो पहला चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, तो ये जो ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स है, तो सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना है कि हम डायग्राम या ग्राफ इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम डायग्राम या ग्राफ बनाते क्यों हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स में स्टेट मतलब गवर्नमेंट, बड़े बड़े रिसर्च एजेंसीज और बैंक्स, ये लोग हैं ना इकोनॉमी के ऊपर कंटिन्यूस ध्यान रखते हैं, और ये लोग बड़े बड़े रिसर्च करते हैं। और ये लोग जब एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा आता है। डेटा का मतलब आंकड़े, द ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब बहुत सारे आंकड़े। और हमारा प्रॉब्लम भी यही है सर, इतने सारे आंकड़े याद कैसे रखें, या तो किसी को समझाना हो तो कैसे समझाए, और हम खुद कैसे समझे उसको। तो एक बात आप समझ लो कि अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है या इकोनॉमी समझना है तो बहुत सारे आंकड़ों के साथ डील करनी पड़ेगी, बहुत सारे आंकड़ों को समझना पड़ेगा और कई बार समझाना भी पड़ेगा। तो इतने सारे आंकड़े आएंगे, तो इतने सारे आंकड़ों के साथ शायद आपको एनालिसिस पे इंटरेस्ट ना हो। कोई सामान्य इंसान हो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, उसको एक तो ये सारे डिस्कशन, इकोनॉमिक्स के डिस्कशन में उसको मज़ा नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, या तो इकोनॉमी के रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, और दूसरा इतने सारे आंकड़े होंगे तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। तो सामान्य से सामान्य इंसान को हम कैसे उसमें इंटरेस्ट ला पाए, तो उसके लिए है कि भाई हम आंकड़े को, जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, जो भी हमारे पास नंबर्स है, जिसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेबल डेटा। ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, उन्होंने लोगों ने क्या किया है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कुछ डेटा निकाला है, और उस डेटा की मदद से वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमें समझाने की प्रयास। लेकिन हमें सामान्य इंसान को वो डेटा समझाना है, तो हमें क्या करना है, वो जो डेटा है उसको कुछ इस तरीके से समझाए कि वो सामान्य से सामान्य इंसान को समझ में आ जाए, ले पर्सन्स को भी समझ में आ जाए, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको। तो हम वो ऑब्जर्वेबल डेटा को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करें कि जिससे समझने वाले को, समझाने वाले को भी आसान पड़े और समझने वाले को भी आसान पड़े। तो आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेबल डेटा। आपको क्या करना है, उसको प्रेजेंट करना है, और कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है, बहुत आसान तरीके से प्रेजेंट करना है। तो वो तरीका है बाय द वे ऑफ पिक्चर। हम चित्र के द्वारा, पिक्चर के द्वारा वो डेटा समझा सकते हैं। आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेबल डेटा। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किसी को समझाना है बाय द वे ऑफ अ पिक्चर। बस इसी को बोलते हैं डायग्राम और ग्राफ। दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास ऑब्जर्वेबल डेटा है, वो जो स्टेट जो गवर्नमेंट है, जो बैंक्स है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, उन लोगों ने डेटा आपके लिए निकाल के रखा है, ऑब्जर्वेबल डेटा। वो आपको समझना है और समझाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
वो ऑब्जर्वेबल डेटा को पिक्चर से के थ्रू प्रेजेंट करना पड़ेगा। जनरली 2 टाइप्स ऑफ पिक्चर्स, फर्स्ट इज डायग्राम एंड सेकंड इज ग्राफ। तो दोनों की डेफिनेशन क्या हुई? डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप? ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा। और किसके जरिए कर रहे हो? बाय वे ऑफ अ पिक्चर। सो डायग्राम is a representation of observable data by way of a picture। फिर से, डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑब्जर्वेबल डेटा को, कौन से वे से? बाय वे ऑफ अ पिक्चर। एंड ग्राफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर। दोनों की डेफिनेशन तो सेम टू सेम ही है, लेकिन क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है दोस्तों। Diagram is a representation of observable data by way of a picture. Graph is also a representation of observable data by way of picture. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना, डायग्राम और ग्राफ के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, अब मैं डायग्राम और ग्राफ का डिफरेंस समझा रहा हूँ आपको। स्टेट जब आप पढ़ते हो 11th स्टैंडर्ड में, जब आपने पढ़ा होगा, 2 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। एक फ्रीक्वेंसी होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी सिंगल होती है, उसके सामने आपको कोई क्लास नहीं दिए होते हैं, या तो लिमिट या क्लास नहीं दिए होते। और दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसमें डिस्टेंस अनइक्वल होता है, इसलिए उसको डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और दूसरी एक होती है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्लास दिए होते हैं, आपको लिमिट दी होती है। और दूसरा कि सबके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी भी आती है और कंटिन्यूअस, वो स्टेट का टॉपिक है, आपको पता ही होगा कि डिस्क्रीट किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में डिस्टेंस अनइक्वल होता है फ्रीक्वेंसीज के बीच में, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में डिस्टेंस इक्वल होता है, और उसमें क्लास दिए हुए होते हैं। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास आए डेटा टेबल में, अगर आपके पास नंबर्स है, अगर आपके पास जो डेटा टेबल आए डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, उसमें मान लो आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आए तो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आए तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो सेकेंड डिफरेंस, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज ड्रॉन, एंड इन ग्राफ फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज ड्रॉन। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आए तो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आए तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज ड्रॉन, फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज ड्रॉन। तीसरा, डायग्राम समझने के लिए, डायग्राम जो होता है ना, वो समझने के लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज ना हो ना, फिर भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई, देखो मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये जो डायग्राम और ग्राफ है ना, और ख़ास करके डायग्राम का इस्तेमाल डेली लाइफ में बहुत करते हैं हम लोग। अगर आपको अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट के फ़ैन हो, तो क्रिकेट में बीच बीच में अगर आपको पता है कौन सी ओवर में कितने रन आए, वो आपको अगर मान लो जल्दी से समझा देना है, तो वो लोग सिंपल बार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। नीचे ओवर लिखी होती है, वाई एक्सिस पे रन लिखे हुए होते हैं, और जितना बार सबसे बड़ा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस ओवर में सबसे ज़्यादा रन आए और इस ओवर में सबसे कम रन आए। अगर वो आंकड़े में दिखाते ना, तो इतनी देर में आपको समझ में नहीं आता, लेकिन पिक्चर में दिखाते तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जब कोई भी चुनाव होता है तो उसमें कौन सी पार्टी को कितने परसेंटेज वोट शेयर मिला, उसके लिए ज़्यादातर न्यूज़ चैनल पाई डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और जिसको ज़्यादा परसेंटेज वोट शेयर मिला होता है, उसके कलर का वो उतना हिस्सा बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, और फिर जितना वो जो सर्कल में जिसका हिस्सा ज़्यादा, हमें समझ में आ जाएगा कि इस पार्टी को इतने ज़्यादा वोट मिले। तीसरी बात, एडवर्टाइज जो भी एडवर्टाइज करते हैं कंपनीज, ये कंपनीज एडवर्टाइज करने के लिए भी, जैसे आपने एक एडवर्टाइज देखी होगी, कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। तो कॉम्प्लान में क्या करते हैं, हाइट के लिए वो डायग्राम बताते हैं कि देखो कॉम्प्लान पीने के बाद इतनी हाइट बढ़ेगी। वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन कॉम्प्लान वाले यूज़ करते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, डेली लाइफ में हम लोग इस पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए ये मत सोचना कि ये थियोरेटिकल बहुत डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकली आप इसका इस्तेमाल करते हो। और ज़्यादातर 99% हमें समझाने के लिए, क्योंकि देश में सब लोग पढ़े लिखे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमारे देश में एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी सब लोग पढ़े लिखे नहीं है। और मैंने आपको पहले अभी भी बताया कि डायग्राम समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ समझने के लिए स्टैटिस्टिकल नॉलेज चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, गवर्नमेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये हमें समझाने के लिए डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि डायग्राम समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज की ज़रूरत होती नहीं है, जबकि ग्राफ को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस? टू अंडरस्टैंड डायग्राम नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। टू अंडरस्टैंड डायग्राम नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बट टू अंडरस्टैंड ग्राफ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड। समझ में आया तीसरा पॉइंट? पहला पॉइंट दोनों की डेफिनेशन सेम टू सेम है। दूसरा पॉइंट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए डायग्राम, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ। तीसरा पॉइंट डायग्राम समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है और ग्राफ को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज की ज़रूरत होती है। और चौथा और लास्ट पॉइंट, डायग्राम इज ड्रॉन फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। दोस्तों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा में हमें कोई कुछ फाइंड नहीं करना होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिंपल डेटा टेबल आपको दिया होता है, उसमें से डायग्राम ड्रॉ करना होता है। जबकि ग्राफ इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा, इट इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिकल डेटा। उसमें आपको फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है कई बार स्टैटिस्टिक्स का, और उसके बाद आपको डेटा टेबल बनाना पड़ता है और उसके बाद उसमें से ड्रॉ करना होता है। तो फोर्थ सिंपल पॉइंट है, डायग्राम इज ड्रॉन फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा, graph is not drawn from self-explanatory data, it is drawn from the complicated statistical data। तो आपको अभी ये 4 पॉइंट मतलब डायग्राम और ग्राफ के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर डायग्राम इस्तेमाल होता है। क्यों डायग्राम इस्तेमाल होता है? क्योंकि उसके लिए स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज की ज़रूरत होती नहीं। तो अगर आपको कोई पूछे कि डायग्राम या ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 1950 से लेकर 2020 तक इंडिया की जीडीपी कितनी है, अगर मैं 70 साल का डेटा यहाँ पर बोलते ही जाऊँ तो कुछ लोग सो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको याद भी नहीं रहेगा और पूरा सब्जेक्ट बोरिंग लग जाएगा, पूरा टॉपिक। तो 70 साल का डेटा मैं आपके सामने बोल के रखूँ, इससे अच्छा है 10-10 साल का मैं एवरेज ही आपको बता दूँ, और वो बताने से अच्छा है मैं आपको डायग्राम में प्रेजेंट कर दूँ उसको, तो एक ही पिक्चर से मुझे समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे क्रिकेट मैच में होता है, जैसे न्यूज़ चैनल्स में होता है, जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनियाँ इस्तेमाल करती हैं। और जब आप भी कोई कंपनी में होंगे या आप भी कोई बड़ी पोजीशन पर होंगे, तब आपको भी अपने एम्प्लॉय को समझाने के लिए या तो आपकी कंपनी में आपको प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशंस करने के लिए और आसानी से समझाने के लिए आपको उस वक्त डायग्राम या ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए डायग्राम और ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तरह के पिक्चर, डायग्राम और ग्राफ, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके इस्तेमाल डायग्राम का होता है। ग्राफ का इस्तेमाल कौन करते हैं? रिसर्चर्स करते हैं, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग ज़्यादातर ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो लोग समझ पाते हैं उसको। 11th कॉमर्स में आपने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े होंगे, उसमें ग्राफ्स आता है। 11th कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं। तो अब आपको समझ में आए डायग्राम्स और ग्राफ से क्या होता है कि बहुत सारे सालों का ट्रेंड एक ही साथ आपको समझ में आ जाता है। डायग्राम और ग्राफ की मदद से समझाने वाले को भी बहुत आसानी रहती है और समझने वाले को भी बहुत आसानी रहती है, और उसको उस टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसको वो टॉपिक समझ में आ जाता है। ये डायग्राम और ग्राफ का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझाया था कि आपको समझ में आए। तो दोस्तों, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायग्राम? Diagram is a representation of observable data by way of a picture. Graph is also a representation of observable data by way of a picture. दोनों में कुछ difference है? हाँ, for discrete frequency distribution diagram is drawn. For continuous frequency distribution graph is drawn. To understand diagram, knowledge of statistics is not required, but to understand graph, knowledge of statistics is required. Diagram is drawn from self-explanatory data.
graph is not drawn from self-explanatory data, it is drawn from complicated statistical data. डायग्राम और ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझने के लिए। और कोई भी चीज़ मैं तो पहले से बोलता हूँ कि आपके नॉलेज के लिए पूरी ज़िंदगी काम में आए ऐसे उसको समझना है। नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही काम में आएगा ये चैप्टर। सो आज हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस और डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करते हुए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और ग्राफ, ये मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम और ग्राफ। ये 2 पार्ट में है, पहला इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन के बाद मैंने डायग्राम और ग्राफ का एक जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन और डिफरेंस कवर किया है। ठीक है दोस्तों, समझना। बाय।